औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलामु अलैकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। हमने लास्ट लेक्चर में डेटाबेस की कुछ कॉन्सेप्ट्स के बारे में बात की थी, जिनमें हमारा जो मेजर टॉपिक था वो फाइल की टाइप्स थी। आज के लेक्चर में भी हम कुछ डेटाबेस के कॉन्सेप्ट्स की बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे ट्रेडिशनल फाइल सिस्टम की, कि आपके पास जो मौजूदा एक मैनुअल मैकेनिज़्म है, एक सिस्टम है जिसके अंदर आप फाइलों को महफूज करते हैं, या आपका पुराना जो सिस्टम है जिसके अंदर आपकी फ़ाइल की इन्वॉल्वमेंट होती है, उस मौजूदा सिस्टम के अंदर या ट्रेडिशनल सिस्टम के अंदर आपके पास क्या मैकेनिज़म्स अवेलेबल हैं, कौन कौन सी सर्विसेज अवेलेबल हैं, उनके इश्यूज़ क्या हैं, प्रॉब्लम्स क्या हैं, और अगर हम डेटाबेस की तरफ मूव करेंगे तो हमें कौन कौन से एडवांटेजेस हैं जो हमारे लिए फ़ायदेमंद होंगे या जिस तरफ हम मूव कर सकते हैं। सो बिफोर डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, ट्रेडिशनल फाइल सिस्टम वाज यूज्ड टू स्टोर एंड मेंटेन द डाटा ऑन द कंप्यूटर। शुरू के ज़माने में जब आप डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम से वाकिफ़ नहीं थे या डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम अवेलेबल नहीं थे, तो उससे पहले आप लोग जो है वो जिस सिस्टम के आदी थे उसके अंदर आप अपने कंप्यूटर के अंदर अपने डाटा को स्टोर और मेंटेन कर रहे थे, जिसके अंदर आपका डाटा आपके कंप्यूटर के अंदर फाइल्स की मदद से स्टोर हो रहा था, और वो फाइल्स कंप्यूटर के अंदर स्टोर हो रही थी। सो इसलिए हम उसको ट्रेडिशनल फाइल सिस्टम कहते हैं। अब वो ट्रेडिशनल फाइल सिस्टम आपकी मौजूदा दौर में भी हो सकता है। फॉर एग्जांपल कि जी डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम को इम्प्लीमेंट करने से पहले आपके कंप्यूटर का क्या निज़ाम था, आप किस मैकेनिज़्म को फॉलो कर रहे थे, कौन सा तरीकाकार आप यूज़ कर रहे थे अपने डाटा को स्टोर और मेंटेन करने के लिए, कौन सी पॉलिसीज़ आप अप्लाई कर रहे हैं, वो क्या मैकेनिज़्म है जिसको आप यूज़ कर रहे हैं अपने कंप्यूटर में डाटा को स्टोर करने के लिए। सो इट वाज एन अर्ली अटेम्प्ट टू कंप्यूटराइज द मैनुअल फाइल सिस्टम। और ये शुरू के ज़माने की जब बात है, जब डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम नहीं थे, तो उस वक्त जब ये काम आप फाइल सिस्टम की मेंटेनेंस का कर रहे थे, तो बेसिकली वो आपका मैनुअल फाइल सिस्टम था। आप कंप्यूटराइज्ड मैनुअल फाइल सिस्टम को यूज़ कर रहे थे। था निज़ाम कंप्यूटर बेस, लेकिन कंप्यूटर के अंदर भी मैनुअल और ऑटोमेशन का कॉन्सेप्ट होता है। जो कंप्यूटराइज सिस्टम के अंदर ऑटोमेशन होता है उसमें आप खुद मेंटेन नहीं करते, आप जस्ट इनपुट देते हैं या एंट्री डाटा की करते हैं। आपका जो ऑटोमेटेड सिस्टम होता है वो आपके डाटा को मेंटेन और स्टोर करता है। सो दैट्स वाई वो ऑटोमेशन कंप्यूटराइज कहलाती है। और वो ऑटोमेशन जिसके अंदर आपकी फाइलों को आप खुद मेंटेन करते हैं उन्हें आप कंप्यूटराइज्ड मैनुअल फाइल सिस्टम कहते हैं। सो इन ट्रेडिशनल फाइल सिस्टम द डाटा इज यूजुअली केप्ट इन कंप्यूटर फाइल्स ऑन डिस्क और अ टेप। तो उस ज़माने के सिस्टम के अंदर आपका जो डाटा कंप्यूटर में महफूज हो रहा था, स्टोर हो रहा था, या तो वो डिस्क के ऊपर स्टोर हो रहा था, या फिर वो टेप स्टोरेज डिवाइसेस जो हैं या अदर जो स्टोरेज डिवाइसेस हैं उनका इस्तेमाल करते हुए आप अपने डाटा को स्टोर कर रहे थे। So in a typical file system, each department has its own set of application programs and data files. सो प्रॉब्लम ये है कि हर एक डिपार्टमेंट के पास अपना एक सॉफ्टवेयर है जिसको इस्तेमाल कर रहे हैं, जिसे एप्लीकेशन प्रोग्राम कह सकते हैं आप। सो अपनी डाटा फाइल्स हैं जिनके ऊपर वो डील कर रहा है। एक मिसाल के तौर पर आपके कॉलेज के अंदर जो ट्रेडिशनल फाइल सिस्टम या मैनुअल कंप्यूटराइज सिस्टम है, उसमें क्या है कि जनाब रजिस्ट्रेशन वालों के पास एक अलग से लिस्ट है, ठीक है, अकाउंट ऑफिस के पास वही लिस्ट किसी और तरीके से है, कोऑर्डिनेशन ऑफिस में वही लिस्ट किसी और तरीके से है। अब एक नया स्टूडेंट आता है तो वो जनाब पहले एडमिशन ऑफिस या रजिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट में ऐड होता है, फिर वो अकाउंट ऑफिस में पता नहीं ऐड हुआ या नहीं हुआ, या लेट्स सपोज के जी अकाउंट ऑफिस में भी दाखिल हो गया, एंटर हो गया, अब उसके बाद जनाब वो कोऑर्डिनेशन में ऐड हुआ या नहीं हुआ। तो इस तरह की प्रॉब्लम्स इस टिपिकल फाइल सिस्टम के अंदर होती हैं, चूँकि हर एक डिपार्टमेंट का अपना एक सेट ऑफ एप्लीकेशन प्रोग्राम होता है और हर एक डिपार्टमेंट के अपना एक डाटा फाइल भी होती है। सो डाटा इज स्टोर्ड एंड मैनेज इन डाटा फाइल्स थ्रू द एप्लीकेशन प्रोग्राम। और आपके कंप्यूटर के अंदर जितना भी आपका डाटा होता है वो स्टोर और मैनेज किया जाता है आपकी डाटा फाइल्स के थ्रू। अब वो डाटा फाइल कौन जनरेट करता है? वो आप जो भी एप्लीकेशन यूज़ कर रहे होते हैं वो एप्लीकेशन आपकी डाटा फाइल मेंटेन कर रहा होता है। जैसे अगर आप माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल यूज़ कर रहे हैं तो वो एक्सेल की फाइलें बना रहा है,
अगर आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड यूज़ कर रहे हैं तो वो वर्ड की फाइलें मेंटेन कर रहा है। इसके अलावा अगर आप कोई और टूल यूज़ कर रहे हैं तो वो बेसिकली जो आप टूल यूज़ कर रहे हैं उसके एप्लीकेशन प्रोग्राम जो फाइल बना के दे रहा है, दैट इज़ योर डाटा फाइल, और आपका डाटा उसके अंदर स्टोर और मैनेज होता है। So each department defines and implements the data files needed for a specific purpose. अब हर डिपार्टमेंट का अपना एक रूल होता है और अपना एक स्पेसिफिक पर्पस होता है डाटा फाइल को डील करने का, इम्प्लीमेंट करने का। सो हर एक डिपार्टमेंट की चूंकि अपनी एक पॉलिसी है डिफाइन करने की और इम्प्लीमेंटेशन करने की, चूंकि हर एक डिपार्टमेंट की जो नीड है वो भी चेंज है। देखिए ना, एग्जाम वालों की जो नीड है अकाउंट्स की, वो सेम नीड तो नहीं हो सकती। सो मे बी पॉसिबल कि उसके अंदर कुछ डेफिशिएंसीज आ सकती हैं। तो हर एक डिपार्टमेंट की जो डिफाइंस और इम्प्लीमेंटेशंस होती हैं डाटा फाइल के हवाले से, वो अपने स्पेसिफिक टास्क अकॉर्डिंग होती है कि उस डिपार्टमेंट ने उस डेटा से क्या काम करवाना है। So each application program is developed with its own set of data files to meet the needs of a particular department. फिर इसी तरह हर एक एप्लीकेशन प्रोग्राम जो होता है वो अपनी डाटा सेट के अकॉर्डिंग डाटा फाइल बनाता है। मतलब मिसाल के तौर पर ये अकाउंट्स वाले को चूंकि ज़्यादा काम कैलकुलेशन से रिलेटेड होता है तो वो एक्सेल को यूज़ कर लेते हैं, इसी तरह रजिस्ट्रेशन वाले वर्ड को यूज़ कर रहे हैं। सो इस तरह डिफरेंट डिपार्टमेंट के अंदर पर्टिकुलर डिफरेंट एप्लीकेशन प्रोग्राम यूज़ हो रहे होते हैं और डेफिनेटली उनसे जो रिजल्टेंट फाइल्स हमारे पास आ रही होती हैं जिन्हें डाटा सेट कहते हैं, तो वो डाटा सेट भी डिफरेंट है, लेकिन उस अदारे की पर्टिकुलर जो नीड है या उस डिपार्टमेंट की जो नीड है वो उससे अचीव हो रही है। आप उसको डिपार्टमेंट की नीड कह सकते हैं, आप उसको ऑर्गेनाइजेशन की नीड नहीं कह सकते, वो एक पर्टिकुलर अदारे की नीड नहीं हो सकती। सो अब हम बात कर लेते हैं कुछ प्रॉब्लम्स की जो ट्रेडिशनल फाइल सिस्टम के अंदर आती हैं, जैसे चंद एक मैंने हाईलाइट की हैं। अब उनके अलावा हम प्रॉपर तरीके से इनकी प्रॉब्लम्स को डिस्कस करते हैं कि ट्रेडिशनल फाइल सिस्टम के अंदर कौन कौन सी प्रॉब्लम्स का हमें सामना करना पड़ सकता है। सबसे पहला इशू है जी डाटा की रिडंडेंसी। सो डाटा रिडंडेंसी से मुराद क्या है? डाटा की डुप्लीकेशन। इनको वन बाय वन अभी हम डिस्कस करेंगे। नंबर 2 पे है जी डाटा की इनकंसिस्टेंसी। अब इनकंसिस्टेंट डाटा से मुराद क्या है? डाटा एक जगह पे है ही नहीं और ना ही एक्यूरेट है, किसी के पास कुछ है किसी के पास कुछ है। सो डाटा की शेयरिंग, डाटा मल्टीपल लोकेशन पे शेयर नहीं हो सकता, शेयर हो गया तो डाटा के अंदर रिडंडेंसी आ गई, इनकंसिस्टेंसी आ गई। इसी तरह प्रोग्राम डाटा डिपेंडेंसी, कि आप जिस प्रोग्राम के ऊपर काम कर रहे हैं, जिस एप्लीकेशन प्रोग्राम में आप डिपेंडेंट हैं, वो आपका डाटा भी उस प्रोग्राम के ऊपर डिपेंडेंट है, उस एप्लीकेशन प्रोग्राम के ऊपर आपका डाटा भी डिपेंडेंट हो गया। इसी तरह लेक ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होती है ट्रेडिशनल फाइल सिस्टम के अंदर, डाटा की सिक्योरिटी भी नहीं है। सो इनको वन बाय वन देखते हैं जी। पहले नंबर पे हमने बात की है डाटा की रिडंडेंसी। रिडंडेंसी मीन डुप्लीकेशंस। सो रिडंडेंसी मीन हैविंग द मल्टीपल कॉपीज ऑफ द सेम डाटा। एक सेम डाटा मल्टीपल लोकेशन पे पड़ा, दैट मे बी कॉज्ड एज एम्बिग्विटी। आपके लिए एम्बिग्विटी क्रिएट कर सकता है। मल्टीपल डाटा जो होता है, सेम डाटा मल्टीपल लोकेशन पे पड़ा हो ना, तो आपके लिए एम्बिग्विटी यानी कि जूम माइनिंग जिसके मतलब होते हैं, एम्बिग्विटी क्रिएट कर सकता है, आपके लिए प्रॉब्लमेटिक हो सकता है। सो डाटाबेस के टर्म के अंदर ऐसे इशू को हम रिडंडेंसी कहते हैं। सेम डाटा मल्टीपल लोकेशन पे मल्टीपल कॉपीज उसकी रखी हुई है। इन ट्रेडिशनल फाइल सिस्टम ईच एप्लीकेशन प्रोग्राम हैज इट्स ओन डाटा फाइल। चूंकि अब ट्रेडिशनल फाइल सिस्टम में हर एक एप्लीकेशन प्रोग्राम का अपना एक डाटा फाइल होती है। अब वो फाइल जब दूसरे डिपार्टमेंट में जाएगी तो इट मे बी डुप्लीकेट, वो डुप्लीकेट हो गई। अब आपने यहाँ पे अपने पास चेंजिंग कर दी, अब आपको कंफर्म नहीं कि जनाब वहाँ पे चेंजिंग हुई या नहीं हुई, तो या मे बी पॉसिबल कि आपने 2 जगह पे चेंज कर दिया, 4 जगह पे चेंज कर दिया, फाइल थी 6 जगह पे, तो 2 फिर जगह पे रह गई। सो इन ट्रेडिशनल फाइल सिस्टम ईच एप्लीकेशन प्रोग्राम हैज़ इट्स ओन डाटा फाइल्स। हर एक एप्लीकेशन प्रोग्राम की अपनी एक डाटा फाइल्स होती हैं। द सेम डाटा मे बी डुप्लीकेटेड इन सीवरल फाइल्स। अब ऐसा हो सकता है कि सेम डाटा मल्टीपल फाइल्स के अंदर डुप्लीकेट हो रहा हो। अब जब आपका सेम डाटा मल्टीपल फाइल्स के अंदर डुप्लीकेट हो रहा है तो उसके अंदर डुप्लीकेशंस आ गई। इट इज़ नोन एज ए डाटा रिडंडेंसी। सो डाटा रिडंडेंसी से मुराद क्या है कि सेम डाटा मल्टीपल फाइल्स के अंदर डुप्लीकेट हो गया। अब चूंकि सेम डाटा मल्टीपल लोकेशन पर डुप्लीकेटेड है तो आपके लिए कन्फ्यूजन क्रिएट हो सकती है, प्रॉब्लमेटिक हो सकता है, आपका रिजल्ट एक्यूरेट नहीं हो सकता, प्रॉब्लम आ जाएगी उसके अंदर।
सो द डुप्लीकेशन ऑफ डाटा मे क्रिएट मैनी प्रॉब्लम सच एज, जैसे कि टू अपडेट स्पेसिफिक डाटा। अब आपने एक रिकॉर्ड को अपडेट करना है या डाटा को अपडेट करना है, तो डुप्लीकेशंस कई जगहों पे है। अब आपको नहीं पता कि कहाँ कहाँ डुप्लीकेट हुआ डाटा। आप एक जगह पे चेंज करते हैं, किसी एक जगह पे रह गया और कल को आपने उसी जगह को एक्सेस कर लिया, तो वो डाटा तो अपडेटेड नहीं है। A valuable storage space is wasted due to the duplication of records। अब इसी प्रॉब्लम की वजह से सम टाइम क्या होता है कि आपकी मेमोरी चूंकि लिमिटेड होती है, तो आपकी मेमोरी के अंदर स्टोरेज, वैल्यूएबल स्टोरेज जो है वो वेस्ट हो रही है इस डुप्लीकेशन रैकेट्स की वजह से। तो आपकी स्टोरेज वेस्ट हो रही है। सेकंड पॉइंट जो हमने बात की है वो है डाटा की इनकंसिस्टेंसी। अब डाटा इनकंसिस्टेंसी से मुराद क्या है? सो डाटा इनकंसिस्टेंसी मीन्स that different files may contain the different data of a particular object or a person। यानी कि आपका जो डाटा है वो डिफरेंट फाइल्स के अंदर डिफरेंट तरह के तरीकों से पड़ा हुआ है। मैं एक शॉर्ट एग्जांपल देता हूँ। आपने एक स्टूडेंट का रिकॉर्ड एंटर करना है। एक स्टूडेंट से आपने उसका नेम, फादर नेम और कॉन्टैक्ट नंबर पूछ लिया। दूसरे स्टूडेंट से आप उसकी डेट ऑफ बर्थ पूछ रहे हैं जो पहले से नहीं पूछी। तीसरे से आपने उसका परमानेंट एड्रेस पूछ लिया। चौथे से आपने उसका आईडी कार्ड नंबर पूछ लिया। सो आपका डाटा जो है वो इनकंसिस्टेंट नहीं है, कंसिस्टेंट नहीं है ना, इनकंसिस्टेंट है कि आपको पता ही नहीं आपने यूजर से पूछना क्या है, या एक चीज़ सबके लिए सेम नहीं है। किसी के लिए कुछ इनपुट्स हैं, किसी के लिए कुछ इनपुट्स हैं। सो एक्चुअली रिडंडेंसी लीड्स टू इनकंसिस्टेंसी। ये वजह आती है रिडंडेंसी की वजह से। तो आपके डाटाबेस में या आपकी फाइल सिस्टम के अंदर जब रिडंडेंसी आती है तो उसकी वजह से इनकंसिस्टेंसी लाजमी आती है। सो व्हेन द सेम डाटा इज स्टोर्ड और मल्टीपल लोकेशन द इनकंसिस्टेंसी में अकर। ये कन्फर्म सी बात है कि जब आपका डाटा मल्टीपल लोकेशंस पे कॉपीड होगा, डुप्लीकेट होगा, तो अंडरस्टूड सी बात है कि किसी एक कॉलम में आपने ऐड कर दिया किसी फाइल के अंदर, वो फाइल दूसरी जगह पे अपडेट नहीं हुई, तो उससे आपका डाटा इनकंसिस्टेंट हो गया। जब डाटा आपका इनकंसिस्टेंट हो गया तो आपके लिए प्रॉब्लमेटिक हो गया। सपोज द एड्रेस ऑफ अ स्टूडेंट इज चेंज्ड एंड इट इज अपडेटेड इन द डाटा फाइल लोकेटेड एट रजिस्ट्रेशन ऑफिस ओनली। अब एग्जाम वालों ने उसका रिजल्ट कार्ड भिजवाना उसके घर, तो वो पुराने एड्रेस पे भेज दिया, क्योंकि वहां पे रिजल्ट अपडेट नहीं हुआ, तो डाटा इनकंसिस्टेंट हो गया। Since the data files are maintained by other department also, चूंकि दूसरे डिपार्टमेंट वालों ने भी फाइलों को मेंटेन किया हुआ था, तो लिहाजा आपको चाहिए था कि फाइल वहां अपडेट करवाते। So therefore some data files may contain the old address while the other contains the new address। कुछ फाइलों में नया एड्रेस है, कुछ फाइलों में पुराना एड्रेस है, तो प्रॉब्लमेटिक हो सकता है। तो that will be called inconsistency। So thus the data inconsistency arise because of partial update of student's address। So एक जगह पे चेंज करने से मल्टीपल जगह पे चूंकि चेंज नहीं हुआ, तो उसकी वजह से आपका डाटा इनकंसिस्टेंट हो गया। अब ये चीज क्यों आई? चूंकि डाटा डुप्लीकेटेड था। डाटा डुप्लीकेट ना होता, रिडंडेंट ना होता, तो शायद इनकंसिस्टेंसी का इशू ना क्रिएट होता। नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास है डाटा की शेयरिंग, डाटा शेयरिंग। So in traditional file system it is difficult to share data among the multiple user। अब देखें एक मेन चीज क्या है, रिडंडेंसी, डुप्लीकेशन, जिसकी वजह से इनकंसिस्टेंसी फॉल कर रही है, जिसकी वजह से डाटा शेयरिंग प्रॉब्लम भी आ रही है। अब आपने डाटा शेयर करना है, कौन सी वाली फाइल शेयर करेंगे? और सम टाइम आपकी जो डाटा फाइल्स होती हैं वो शेयर करना बड़ा मुश्किल हो जाता है मल्टीपल यूजर के साथ। So usually data is shared among the users by copying it on the portable storage media USB या CD वगैरह आपने दूसरे कंप्यूटर में रखना है, या उसको ईमेल करोगे, या USB में दे रहे हो, या कोई और आप सोर्स यूज कर रहे हो उसको भेजने का, तो डाटा आपने उसको भेज दिया, डाटा की डुप्लीकेशन हो गई। अब चूंकि सेंट्रलाइज सिस्टम नहीं है, उसने अपडेट कर दिया, आपके पास अपडेट नहीं हुआ, आपने अपडेट कर दिया, उसके पास नहीं हुआ, तो ये तमाम प्रॉब्लम्स डाटा शेयरिंग की वजह से भी हो सकती हैं। सो इट लीड्स टू डाटा इनकंसिस्टेंसी, और डाटा इनकंसिस्टेंसी होने की वजह से आपका डाटा एक्यूरेट नहीं होता। जब डाटा एक्यूरेट नहीं है तो आपके रिजल्ट एक्यूरेट कैसे हो सकते हैं?
Similarly, it also becomes difficult for an application program to access data from a data file created by the other application program. आपके पास निज़ाम चल रहा है जी एक्सेल का, एक दोस्त ने जनाब ओरेकल यूज़ किया हुआ था, वो ओरेकल की फाइल शेयर कर रहा है, आपके पास एक्सेल की फाइल है, ओरेकल की फाइल एक्सेल पे नहीं खुलनी और एक्सेल की फाइल ओरेकल पे नहीं खुलनी, तो डाटा शेयरिंग की वजह से इनकन्सिस्टेंसी आ गई। जब इनकन्सिस्टेंसी आ गई तो डाटा आपका जो है ना वो एक्यूरेट नहीं रहा, जब डाटा एक्यूरेट नहीं रहा तो डेफिनेटली रिजल्ट एक्यूरेट नहीं होंगे। सो ये प्रॉब्लम डाटा शेयरिंग की भी आती है डाटा प्रोग्राम डाटा की डिपेंडेंसी की वजह से। अब प्रोग्राम डाटा की डिपेंडेंसी से मुराद क्या है? इन ट्रेडिशनल फाइल सिस्टम द डाटा स्टोर्ड इन अ डाटा फाइल डिपेंड्स अपॉन द एप्लीकेशन प्रोग्राम थ्रू विच द डाटा फाइल्स वाज क्रिएटेड। अब बेसिकली आपकी जो पुराने सिस्टम के अंदर क्या हो रहा था कि आपकी जो फाइलें बन रही हैं वो एप्लीकेशन प्रोग्राम बना रहा है। अब चूंकि एप्लीकेशन प्रोग्राम उन फाइलों को बना रहा है तो उनकी वजह से उसने अपनी एक्सटेंशन डेवलप की। अब वो फाइल हो सकता है दूसरे प्रोग्राम के अंदर ना खुले। सो द स्ट्रक्चर ऑफ डाटा फाइल इज डिफाइंड इन द एप्लीकेशन प्रोग्राम। आपका जो डाटा का स्ट्रक्चर था वो बेसिकली आपके एप्लीकेशन प्रोग्राम ने सेट किया। तो एप्लीकेशन अगर चेंज हो गई तो एप्लीकेशन प्रोग्राम अगर चेंज हो गया तो आपका डाटा तो एक्सेसिबल ही नहीं रहा। तो प्रोग्राम जो आपका डाटा है वो प्रोग्राम के ऊपर डिपेंडेंट हो गया। सो इट इज डिफिकल्ट टू चेंज द स्ट्रक्चर ऑफ डाटा फाइल, क्योंकि आपकी डाटा फाइल का जो स्ट्रक्चर है वो डेवलप कर रहा है एप्लीकेशन प्रोग्राम। तो आपने एप्लीकेशन प्रोग्राम ही चेंज कर दिया तो वो स्ट्रक्चर कैसे चेंज होगा? यू कैन नॉट चेंज। हो सकता है लेकिन डिफिकल्टीज आ जाती हैं और बड़े एक्सट्रीम लेवल की डिफिकल्टीज आती हैं। सो इफ वी वांट टू चेंज द स्ट्रक्चर ऑफ डाटा फाइल और फॉर्मेट ऑफ अ फाइल देन वी हैव टू मॉडिफाई द एप्लीकेशन प्रोग्राम आल्सो। और सम टाइम आपको एप्लीकेशन प्रोग्राम के अंदर भी चेंजिंग करनी पड़ जाती है। सो मेरा ख्याल है कि आपको चीज़ें क्लियर हो रही होंगी कि अब आपको समझ आ रही होगी कि हमारे जो इश्यूज़ हैं ट्रेडिशनल फाइल के अंदर वो क्यों आते हैं, इसको कंप्यूटराइज मैनुअल सिस्टम क्यों कहा हमने। ये चीज़ें मेरा ख्याल आपको क्लियर हो चुकी होंगी। सो दिस प्रॉब्लम ऑफ फाइल बेस्ड मैनेजमेंट सिस्टम इज नोन एज प्रोग्राम डाटा डिपेंडेंसी प्रॉब्लम। अब चूंकि आपका सारा सिस्टम जो है वो फाइल्ड बेस्ड है, तो फाइल्ड बेस्ड है इसलिए आपका जो सिस्टम होगा वो प्रोग्राम डाटा डिपेंडेंसी होगा। तो आपका प्रोग्राम जो डाटा है वो डिपेंडेंट होगा, आपका प्रोग्राम डाटा के ऊपर और डाटा प्रोग्राम के ऊपर डिपेंडेंट हो गया। सो इस प्रॉब्लम को हम प्रोग्राम डाटा डिपेंडेंसी प्रॉब्लम कहते हैं। इसी तरह नेक्स्ट इशू हमारे पास है जी लेक ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी। लेक ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी से मुराद क्या है? इन फाइल बेस्ड मैनेजमेंट सिस्टम डाटा इज नॉट स्टोर्ड और मैनेज इन प्रॉपर वे। प्रॉपर वे ही कोई नहीं है, क्योंकि वो स्ट्रक्चर एप्लीकेशन प्रोग्राम अपने स्पेसिफिक डाटा के लिए बना रहा है तो प्रॉपर आपके पास वे आए नहीं, प्रॉपर स्ट्रक्चर आपके पास अवेलेबल ही नहीं है, जिसकी वजह से आपकी फ्लेक्सिबिलिटी नहीं आएगी। और जब फ्लेक्सिबिलिटी नहीं आएगी तो डाटा आपका एक्यूरेट कैसे होगा? It is difficult to access data from various data files for producing or generating specific reports. आपकी स्पेसिफिक रिपोर्ट्स को जनरेट करने के लिए, प्रोड्यूस करने के लिए फिर आपको डाटा की एक्सेस बड़ी मुश्किल हो जाती है। फॉर दिस पर्पज न्यू एप्लीकेशन प्रोग्राम हैव टू बी डेवलप्ड। और इस मसले के हल के लिए फिर आमतौर पर हमें जो है वो एक नया एप्लीकेशन प्रोग्राम डेवलप करना पड़ता है जो ये मसला हल करे। सो इट इज़ वेरी लेंथी एंड कॉस्टली प्रोसीजर। अगर आप उस तरीके को अडॉप्ट करना चाहते हैं तो बड़ा लेंथी है, डेफिनेटली एक सॉफ्टवेयर डेवलप होने में टाइम लगता है। सो वो टाइम लेंथी हो गया और डेफिनेटली वो जो टाइम लगता है उसकी कॉस्ट भी होती है, पैसा भी इन्वेस्ट होता है, तो वो कॉस्टली प्रोसीजर है, महंगा हो जाता है ये काम। सो नेक्स्ट हमारे पास पॉइंट है डाटा की सिक्योरिटी। आपके ट्रेडिशनल फाइल सिस्टम के अंदर does not provide the proper security system against the illegal access of data। कहीं पे भी ट्रेडिशनल फाइल सिस्टम आपको प्रोवाइड नहीं करता प्रॉपर डाटा की सिक्योरिटी। आपने लॉगिन पे पासवर्ड लगा दिया, ओके, एक बंदा आपके सिस्टम से हार्ड उठा के ले जाता है या वो किसी तरीके से आपके लॉगिन के पासवर्ड को ब्रेक कर लेता है, आपका डाटा तो सिक्योर ही नहीं हुआ, वो डाटा तो बड़े आराम से एक्सेसिबल है क्योंकि ओपनेबल है ना, ओपन हो रहा है, तो जो चीज़ ओपनेबल है वो एक्सेसिबल है।
So the traditional file system does not provide the proper security system against the illegal access of data. So anyone can easily change or delete the valuable data stored in a data file. कोई भी चेंज कर सकता है उसके अंदर, डिलीट कर सकता है वैल्यूएबल डाटा को, क्योंकि फाइलें हैं ना, फाइलें आराम से ओपन हो रही हैं, उसके अंदर आप जो चाहें कर सकते हैं। अकाउंट ऑफिस ने आपको फाइल दी, एग्जाम वालों ने उसमें अपडेट करके वापस अकाउंट्स को भेज दी। एक तो डाटा रिडंडेंसी हो गया, इनकंसिस्टेंसी आ गई, डाटा की सिक्योरिटी लॉस हो गई। कल को एग्जाम अकाउंट्स वालों ने आपकी एग्जाम की अपडेटेड फाइल को कंसीडर कर लिया तो प्रॉब्लम आपके गले पड़ गई। सो फाइनली आज के लेक्चर में हमने सिर्फ ट्रेडिशनल फाइल सिस्टम की प्रॉब्लम्स को स्टडी किया कि आपकी जो ट्रेडिशनल फाइल सिस्टम की जो प्रॉब्लम्स हैं वो क्या क्या हैं, जिसके हवाले से हमने पहले ट्रेडिशनल फाइल सिस्टम को स्टडी किया, फिर हमने डाटा की रिडंडेंसी को देखा कि डाटा डुप्लीकेट हो जाता है, फिर डाटा की इनकंसिस्टेंसी को देखा, फिर हमने डाटा की शेयरिंग को देखा, उसके बाद हमने प्रोग्राम डाटा की डिपेंडेंसी के बारे में बात की, और फिर हमने लैक ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी की बात की, और लास्ट में हमने बात की थी डाटा की सिक्योरिटी। सो ये तमाम वो इश्यूज हैं जो कि ट्रेडिशनल फाइल सिस्टम में आते हैं, और ये वो तमाम टारगेट्स हैं जो कि एक डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम की मार्केट होती है, जिन चीज़ों को वो जज करके, जिन चीज़ों को मॉनिटर करके, जिन चीज़ों को ट्रैक करके आपकी प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व करके एक बेस्ट सोल्यूशन प्रोवाइड किया जाता है। सो ये तमाम वो इश्यूज हैं जिनको डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम की मदद से रिजॉल्व करने की कोशिश की जाती है, और काफ़ी हद तक रिजॉल्व किया जाता है। कुछ इश्यूज होते हैं जो स्टिल मेंटेन रहते हैं, लेकिन उनका फिर अल्टरनेटिव्स प्रोवाइड किए जाते हैं। सो ट्रेडिशनल फाइल सिस्टम के अंदर बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, जिनमें से चंद एक मैंने आपके सामने आज के लेक्चर में हाईलाइट किए हैं। उम्मीद करता हूं कि आपने इनको प्रॉपर तरीके से कवर अप किया होगा, अंडरस्टैंड किया होगा। देखिए, ये वो तमाम इश्यूज हैं जो आप रेगुलरली फेस करते हैं, जो आपके सामने होते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अगले लेक्चर तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।